हे गाइस, दिस इज प्रीता पंड्या हियर एंड आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ डिप्रेशन के बारे में। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमारी दुनिया में, हमारी सोसाइटी में, इंडिया में खास करके बहुत ही स्टिग्माज हैं जो कि मेंटल हेल्थ इज़ लाइक ओ दैट पर्सन इज, वो तो पागल होगा या वो दिमागी संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है। नो, mental illness can be cured and it is as common as any other disease। इसके लिए भी हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं जैसे कि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर्स वगैरह। तो आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे ही प्रोफेशनल्स से जो कि इस टॉपिक में एक्सपर्ट्स हैं और उनसे पूछूंगी कुछ ऐसे सवाल जो हम सबके मन में मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चिंतन नायक और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। Hi, my name is Shivani Raval and I am a counseling psychologist. Hi everyone, I'm Ushma Asher. I am a psychologist by profession. Hi, I'm Krupa Savla. I am a clinical psychologist, psychotherapist and a numerologist. I run a clinic called Ken Clinic which is located at Matunga. हमें अगर कहीं से पता चल जाए कि किसी को डिप्रेशन है तो हम सब यही चीजें बोलते हैं। रोहन को किस बात का डिप्रेशन है यार? इतनी अच्छी जॉब तो लगी हुई है उसकी, महीने का इतना कमाता है, क्या डिप्रेशन है उसको लाइफ में? कौन? श्वेता? अरे इतने अच्छे से वो सेटल्ड तो है लाइफ में, इतना अच्छा घर परिवार सब है, उसको किस चीज का डिप्रेशन है यार? अच्छा, वो प्रियंका, उसको किस चीज का? हाँ, उसके फैमिली में बहुत इश्यूज है, राइट। मतलब अगर किसी को डिप्रेशन है तो हमारे हिसाब से देयर कैन बी ओनली 3 रीजंस टू गेट डिप्रेस्ड, विच इज फैमिली, लव या तो मनी। तो ऐसा नहीं होता है, जहां तक मैं जानती हूँ देयर आर मेनी मोर कॉजेज फॉर डिप्रेशन। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि डिप्रेशन एक्चुअली किस चीजों की वजह से होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स या व्हाट आर द कॉजेज जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन हो सकता है एंड जिसके बारे में हम आम जनता को नहीं पता है। डिप्रेशन के कॉजेज क्या है, उसके रीजंस क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका जवाब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन जो कि एक बीमारी है जिसको हम डायग्नोसिस देते हैं, उसके 2 प्रकार के रीजन हैं। नंबर 1 बायोलॉजिकल, नंबर 2 साइकोसोशियल। बायोलॉजिकल रीजंस जैसे कि हमारी ब्रेन में जो भी एक्टिविटीज कैरी आउट होती है, जो भी हमारा बिहेवियर, थॉट, एक्शंस वगैरह रहते हैं, वो सारे एक्टिविटीज इलेक्ट्रोकेमिकली कैरी आउट होते हैं। सेरोटोनिन नाम का जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके प्रमाण में बिगाड़ होने की वजह से जब उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तब उसकी वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स हम महसूस करते हैं। जैसे कि उदास फील होना, चाहे कितना भी अच्छा हो, कुछ अच्छेपन की भावना महसूस न होना, नींद उड़ जाना, भूख नहीं लगना, थकान महसूस होना वगैरह वगैरह। साइकोसोशल रीजंस ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उसकी वजह से, अगर हमें ट्रॉमा हुआ है, अगर कोई बड़ी इवेंट हुई है जिसकी वजह से हमें ट्रॉमा की इमोशन महसूस हो रही है, हम पहले की तरह फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर कुछ छोटे ऐसे इवेंट्स जो एक साथ इकट्ठा होके अब हमारी लाइफ में दिक्कत महसूस करवा रहे हैं। ये दोनों तरीके के जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें डिप्रेस्ड फील करवाने के लिए कैपेबल है। सो ये हुए 2 मेन रीजंस, बायोलॉजिकल एंड साइकोसोशल रीजंस फॉर डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन ऑफ डिप्रेशन। एक बहुत ही अहम बात यह है कि जो नॉर्मल लाइफ में हम मूड स्विंग्स या अप्स एंड डाउन्स ऑफ आवर इमोशन जो फील करते हैं, वो डिप्रेशन नहीं होता, जिसको हम डायग्नोसिस नहीं करते। वो एक नॉर्मल फीलिंग है, जैसे कि कोई भी समंदर में लहरें आती है और लहरें चली जाती है, वैसे ही ये दुख की या सैडनेस की जो फीलिंग है वो आती है और चली जाती है। जब तक वो चली जाती है तब तक उसे हम डायग्नोस्टिकली डिप्रेशन नहीं बोलते। ये नॉर्मल फीलिंग है दुख की, उदासी की, और वो आ सकती है। बट व्हेन इट स्टेज फॉर अ पर्सिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, और जब वो हमारी लाइफ में इंटरफियर करना शुरू करती है, तो हम उसे डिप्रेशन कहते हैं। हम यूजुअली जब उदास होते हैं या स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं तो हमें लगता है कि वर्क प्रेशर की वजह से होगा, या शायद एकेडमिक्स का जो प्रेशर है उसकी वजह से होगा, या यहाँ वहाँ की कोई ना कोई चीज़ें हैं उसकी वजह से होगा। सो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं एंड वी जस्ट लेट इट गो।
तो अगर हमें डिप्रेशन है तो हमें वो कौन से सिम्टम्स देखने हैं या वो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ शायद हमें डिप्रेशन है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग लो, जस्ट बिकॉज आपको स्कूल में सबके सामने इंसल्ट कर दिया, या फिर वर्क प्लेस में आपको बॉस ने सबके सामने डांट दिया, या फिर लॉकडाउन के कारण आप बाहर कहीं घूमने नहीं जा सकते, या फिर आप अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, तो आप डिप्रेस्ड हो। डिप्रेशन कोई इतनी इजी टर्मिनोलॉजी नहीं है। ये अभी मैंने जो भी एग्जाम्पल्स दिए जो मैक्सिमम लोग फील करते हैं उसे कहते हैं टेम्पररी सैडनेस। डिप्रेशन एक बहुत ही इंटेंस टर्मिनोलॉजी है। ये जो भी मैं अभी 3 चीज़ें बताऊंगी उसमें से अगर 2 चीज़ें मौजूद हो तो आप एक पर्सन को क्लिनिकली डिप्रेस्ड लेबल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी। द पर्सन फील्स लाइक डूइंग नथिंग बट लाइंग ऑन द बेड ऑल डे लॉन्ग। इंसान को कुछ भी करने का मन नहीं होता, बस पड़े रहना है 24/7। उसे कहते हैं लैक ऑफ एनर्जी। द नेक्स्ट थिंग इज उनका मूड मैक्सिमम टाइम या पूरा दिन बहुत ही लो रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का फेवरेट खाना है पाव भाजी और डिनर में अगर उनके लिए पाव भाजी बनाए या बाहर से लेके आए तो भी वो इंसान मना कर देता है। डिस्पाइट ऑफ पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक देम हैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं हो सकते। जो तीसरी चीज़ है वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट। द पर्सन लूजेज इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही यूज्ड टू लाइक अर्लियर। जैसे कि एक पर्सन पैशनेटली जॉब कर रहा है पर ऑल ऑफ अ सडन उसे जॉब पे जाने का मन नहीं करेगा। आप ये 3 चीज़ों को EMI से मॉनिटर कर सकते हैं, एनर्जी, मूड और इंटरेस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे वेजिटेटिव सिम्टम्स हैं जो आपको एक टिपिकली डिप्रेस्ड पेशेंट में दिखाई देंगे, जैसे कि लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, वर्क प्लेस में बॉस ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया कंप्लीट करने के लिए, पर आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ही नहीं पाते। पर तो भी जैसे तैसे करके आपने अगर वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया भी, फिर आपको मिलेगी डांट और उसके कारण आपको फील होगा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन सब चीज़ों के कारण पर्सन के दिमाग में गिल्ट पैदा होता है और जब गिल्ट पैदा होता है तभी द पर्सन इज अनएबल टू स्लीप। ये एक टिपिकली डिप्रेस्ड पेशेंट में आपको दिखाई देगा कि इंसान सो नहीं पाता और अगर सोता भी है तो बहुत जल्दी उठ जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट होता है जिसके कारण लॉस ऑफ वेट होता है। ये सारे हुए टिपिकल फीचर्स ऑफ डिप्रेशन। अभी एटिपिकल फीचर्स ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है? एग्जैक्टली इसका उल्टा होने लगता है। पर्सन को ज़्यादा भूख लगती है और ज़्यादा भूख लगती है तो पर्सन ज़्यादा सोता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स अगर एक पर्सन में प्रेजेंट हो, वो भी मिनिमम 14 डेज या ज़्यादा के लिए, तो आप एक पर्सन को डिप्रेस्ड लेबल कर सकते हैं। अगर हमें पता चले कि हमें शायद डिप्रेशन है तो हमें एग्जैक्टली किसके पास जाना चाहिए, और अगर हमें डिप्रेशन होता है तो व्हाट आर द वेज इन विच डिप्रेशन इज ट्रीटेड। अगर कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन के सिम्टम्स महसूस कर रहा हो तो उन्हें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। डिप्रेशन एक बीमारी है और इसे दूसरी बीमारियों की तरह ट्रीट करना चाहिए। ट्रीटमेंट के 2 तरीके होते हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें दवाइयाँ दी जाती है जो मूड को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। दूसरा तरीका ट्रीटमेंट का होता है साइकोथेरेपी या काउंसलिंग सेशंस, जिसमें मेन फोकस यही होता है कि मन में जो भी नेगेटिव विचार या थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें बदलने या ऑल्टरनेटिव थॉट से रिप्लेस करने का तरीका समझाया जाता है। आपका मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपके डायग्नोसिस के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि आपके लिए बेस्ट सूटेड ट्रीटमेंट कौन सा रहेगा। यूजुअली साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के ट्रीटमेंट्स में क्या फ़र्क होता है, और क्या पेशेंट खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकेट्रिस्ट के पास, या फिर ये उसके डायग्नोसिस पर डिपेंड करता है कि उसे किसके पास भेजना है? साइकियाट्रिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई मेडिसिन या मेडिकल बैकग्राउंड से की हुई होती है। उन्होंने जनरली अपना MBBS खत्म किया होता है और उसके बाद एज अ स्पेशलिटी दे आर इनटू साइकियाट्री। सो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर होने के नाते वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। साइकोलॉजिस्ट उनकी पढ़ाई आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या फिर साइंस के बैकग्राउंड से होती है और उनको वो डॉक्टर नहीं है, उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की इजाजत नहीं है। बट हम, जैसे कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, हम असेसमेंट, साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि IQ टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं या बाकी जो भी प्रकार के असेसमेंट होते हैं दैट वी कैरी आउट,
उसके साथ साथ काउंसलिंग जो है, साइकोथेरेपी जिसे हम बोलते हैं, वो दोनों एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों कर सकते हैं। जब पेशेंट को कोई भी साइकोलॉजिकल तकलीफ होती है या वो कोई तनाव से निपट रहे होते हैं, तब उनको किसी को भी कांटेक्ट करने का अधिकार है। एक आइडियल क्लिनिक वो होता है जहां पे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट टीम में काम करते हैं, उनके साथ साथ कभी कभार सोशल वर्कर्स भी होते हैं। सो इट्स अ टीम वर्क, यहाँ पे सब एक दूसरे की मदद से काम करते हैं। इन इंडिया क्या होता है कि कभी कभी जब डॉक्टर को रेफरेंस आता है और उनको लगता है कि कोई टेस्ट की जरूरत है तो वो साइकोलॉजिस्ट को रिफर करते हैं, काउंसलिंग साइकोथेरेपी की जरूरत है तो वो साइकोलॉजिस्ट को रिफर करते हैं। अगर पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, काउंसलर के पास आता है और हमें लगता है कि नहीं, उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करवा के उसके ट्रीटमेंट की, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो हम उन्हें साइकियाट्रिस्ट को रेफर करते हैं। सो इट्स अ टीम वर्क एंड इफ वन डज नॉट हैव टीम, वन रेफर्स। अगर हम किसी भी फ्रेंड को या कलीग को या रिलेटिव्स को या किसी को भी हम देखते हैं कि वो शायद उदासी से गुजर रहा है या उससे किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, तो हम एज अ पर्सन कैसे देख सकते हैं कि सामने वाला जिस फेज से गुजर रहा है शायद वो डिप्रेशन है? ऐसी कौन सी साइंस है, ऐसी कौन सी सिम्टम्स है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर हमें उन्हें हेल्प भी करनी चाहिए? ओके, कुछ कॉमन सिम्टम्स जो डिप्रेशन के होते हैं, दे इंक्लूड लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई जितना खाना यूजुअली खाता था वो उनको अभी भूख नहीं लगती है या फिर वो खाना नहीं खाते, तो दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स। अनदर सिम्टम इज़ के या तो वो बहुत ज़्यादा सोते हैं या तो वो सो नहीं पाते। दीज आर ऑल्सो सिम्टम्स। अनदर वन इज़, अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि दे हैव क्राइंग स्पेल्स। व्हाट आई मीन बाय क्राइंग स्पेल्स इज़ कि रोना इज़ वेरी नेचुरल एंड इट्स एक्चुअली वेरी हेल्दी। ऑल ऑफ अस टेंड टू क्राई वंस इन अ वाइल, बट अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि वो एक्सेसिवली रोते हैं और एक बार रोना स्टार्ट करते हैं वो शायद स्टॉप नहीं कर पाते, दैट इज़ अनदर साइन ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो सबसे बेस्ट चीज़ कर सकते हैं इज़ यू कैन रीच आउट टू देम एंड जस्ट बी एम्पैथेटिक। बाय एम्पैथेटिक आई मीन कि आप बस उनकी बातें सुनिए इन अ वेरी नॉन जजमेंटल मैनर। अगर कोई आपको अपने फीलिंग्स बता रहा है और आप उनको बोलेंगे अरे यार चिल कर, अरे कुछ नहीं, इट्स अ फेज, इट मेक्स देम फील इनवैलिड। प्लीज़ डोंट इनवैलिडेट समवन सिचुएशन, रीच आउट टू देम, उनको पूछो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। डोंट ट्राई टू अंडरमाइन देयर फीलिंग्स, लिसन विद अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, बी देयर फॉर देम। दिस इज़ द बेस्ट वे दैट यू कैन बी देयर फॉर देम। हाउएवर, अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई सुसाइडल थाट्स पोर्ट्रे कर रहा है या फिर कोई प्लान्स बना रहा है कि वो कैसे सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे, बहुत हैवी टॉपिक हो जाता है एंड समवन हु इज़ अ प्रोफेशनल इज़ ट्रेन टू स्पीक टू अ पर्सन हु हैज़ अ सुसाइडल आइडिएशन। तो प्लीज़ रीच आउट टू अ प्रोफेशनल एंड प्लीज़ इन्फॉर्म समवन कि आपके फ्रेंड या आपके लव्ड वन जो भी कोई सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं एंड गेट देम द नेसेसरी हेल्प। प्लीज़ अपने आप उसे ट्रीट करने का ट्राई मत कीजिए बिकॉज इट कुड प्रूव टू बी मोर हार्मफुल दैन हेल्पफुल। दैट वुड बी माई एडवाइस। अक्सर ये होता है कि एक इंसान जिसे डिप्रेशन हो, या तो उसे पता नहीं होता कि उसे डिप्रेशन है इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, या फिर उसे पता होता है कि उसकी जो सैडनेस है, उदासी है, वो नॉर्मल उदासी से कहीं ज़्यादा है, शायद डिप्रेशन भी है, मगर फिर भी वो चूज़ करता है कि वो डॉक्टर के पास ना जाए। और ऐसे केसेस में अगर उसके फ्रेंड्स को या फैमिली को या कलीग्स को या किसी को भी क्या करना चाहिए, उस पेशेंट को एक योग्य व्यक्ति तक ले जाने के लिए, किसी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, या तो डायरेक्टली बोल सकते हैं या इनडायरेक्टली, कैसे? सबसे पहली बात हमें ये याद रखना है कि जब भी हम अपने लव्ड वन से बात कर रहे हैं ये सिचुएशन के बारे में, तब उनको ऐसा महसूस नहीं कराना है कि वही दोषी है, वही जिम्मेदार है वो सिचुएशन के लिए। हमें काफ़ी आई स्टेटमेंट्स का प्रयोग करना है, जैसे कि मुझे फिक्र हो रही है कि तुम रात को ठीक से सो नहीं पा रहे, या मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि तुम आजकल बहुत ही ज़्यादा उदास रहते हो। दूसरी चीज़, आप थेरेपी या ट्रीटमेंट को एक एक्सपेरिमेंट की तरह बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम मेरे साथ सिर्फ 2 सेशंस के लिए चलना प्रेफर करोगे? दैट्स इट। और अगर उसके बाद भी तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम नहीं जाएंगे। अगर वो सेशंस में बैठने के लिए अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं कि मैं बाहर तुम्हारा वेट करूँगा, या फिर आप खुद सेशंस में उनके साथ बैठ सकते हैं। और अगर फिर भी वो मदद के लिए ना बोल रहे हैं तो आप
खुद एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि मदद कैसे लिया जाए, कि उनकी हेल्प कैसे की जाए। बहुत सारे लोग थेरेपीज या ट्रीटमेंट्स या मेडिकेशंस इसलिए नहीं लेते, डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारी रेपुटेशन का क्या होगा, लोग हमें पागल समझेंगे या जो भी है। तो ऐसे केसेस में हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट कि हम थेरेपीज या मेडिकेशंस को नॉर्मलाइज करें और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? साइकोथेरेपी या तो फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट को नॉर्मलाइज करने का जब क्वेश्चन आता है तो मुझे हमेशा ये सवाल होता है कि क्या हम अगर किसी को बुखार है या सर्दी जुकाम है तो उनको बोलते हैं चलो बुखार कम करो, कुछ दवाई की जरूरत नहीं है, चलो नीचे लाओ अपना टेम्परेचर। या तो फिर किसी को जुकाम है, हम ऐसा तो नहीं बोलते चलो छींक खाना बंद करो, सर्दी करना बंद करो, ये तो बिल्कुल आपके हाथ में, आप कर सकते हो, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। हम ये सब बातें नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये फिट हुआ है कि अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो बीमारी है, लेकिन अगर मानसिक सिम्टम्स हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम है तो वो बीमारी नहीं है। ये एक गलत फहमी है। जैसे कि डिप्रेशन के बारे में मैंने आपको आगे बताया कि उसके बायोलॉजिकल और साइकोसोशल दोनों रीजंस होते हैं और दोनों केसेस में अगर वो डायग्नोसिस हुआ है डिप्रेशन का तो उसके लिए ट्रीटमेंट होना जरूरी है। ट्रीटमेंट की वजह से आप अपनी लाइफ फिर से नॉर्मली जी पाओगे। तो ट्रीटमेंट ना लेके परेशान होने की बजाय इट इज वेरी रिकमेंडेड कि आप ट्रीटमेंट लो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो साइकोथेरेपी हो, और अपनी लाइफ फिर से नॉर्मली जियो। मैंने कहीं पे सुना था कि जैसे दूसरी बीमारियां होती है, डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो, ये जैसे जनरेशन से जनरेशन में पास होती है, वैसे ही मेंटल इलनेस भी एक ऐसी चीज है जो अगर फैमिली में रन करती है तो वो उनके बच्चों में भी, उनके आने वाली जनरेशन्स पर भी अफेक्ट कर सकती है। तो क्या ये बात सच है, और अगर है तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेंटल इलनेसेस आर थॉट टू रन इन फैमिलीज, यानी कि मेंटल इलनेस दूसरी पीढ़ी या जनरेशन को पास ऑन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति के फैमिली मेंबर को मेंटल इलनेस है तो ये व्यक्ति के चांसेस हायर हो जाते हैं मेंटल इलनेस होने के। हाउएवर, कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने आप को मेंटली फिट रख सकते हैं। फर्स्टली है सेल्फ केयर, यानी कि खुद की देखभाल। हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पीना चाहिए, 7 to 8 आवर्स सोना चाहिए। हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तरीके सीखने चाहिए, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। हमें खुद को टाइम देना चाहिए, हमें हॉबीज़ को टाइम देना चाहिए। सेकेंडली है हमें फ्रेंड्स और फैमिली के टच में रहना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, फ़ोन पे बातें करना चाहिए, और हो सके तो वेकेशंस प्लान कीजिए। थर्डली, हमें अपने इमोशंस जो भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हें अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करना चाहिए। लास्टली, अगर हमें लगे कि हमारे नेगेटिव विचार या इमोशंस हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ या डेली फंक्शनिंग को डिसरप्ट कर रहे हैं तो हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मैंने कहीं सुना है कि एक पॉइंट के बाद जो हम एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं वो उससे इंसान अडिक्टेड हो सकता है या वो अपना असर दिखाना बंद कर सकता है। तो क्या ये सच है, और अगर है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? I want to preface this answer with a fact that as a psychologist I am not qualified to give you any drugs or medication. कोई भी psychologist आपको medication या drugs नहीं prescribe कर सकता, सिर्फ एक psychiatrist is qualified enough to do that as long as you are honest about आपकी क्या situation है, कितना intensely वो issue आप face कर रहे हैं। You should be good as long as आप साइकाइट्रिस्ट की एडवाइस फॉलो कर रहे हैं। सो बिफोर टेकिंग एनी ड्रग्स प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर गोइंग टू अ क्वालिफाइड साइकाइट्रिस्ट एंड ओनली टेकिंग द recommended amount of dosage. स्टडीज के मुताबिक औरतों को डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं मर्दों के मुकाबले। तो ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा है तो व्हाट आर द थिंग्स जो हम औरतों को ध्यान में रखनी चाहिए या इनसे बचा जा सकता है? यस, क्लिनिकल डेटा के हिसाब से ये बात क्लियर है कि प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन इज मोर अमंग फीमेल देन इन मेल्स।
इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. हार्मोनल फैक्टर्स, एक लेडी के शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव जो हर स्टेप पे होते हैं, टीनेज में होते हैं, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे होते हैं, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज होते हैं. उसके साथ साथ एन एनवायरमेंट दैट अ लेडी फेसेस. कुछ बिहेवियरल मॉडल्स जो होते हैं जैसे कि लर्नड हेल्पलेसनेस. एक लेडी को हमेशा कई हद तक ऐसा फील होता है कि मैं मेरी खुद की मदद नहीं कर सकती. ये कुछ जो फैक्टर्स हैं उनको हाइपोथेसाइज किया गया है एज अ रीजन कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में क्यों डिप्रेशन का प्रेवलेंस ज्यादा है. इसके लिए क्या करना चाहिए, उसका आंसर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अगर आप खुद स्त्री हो या फिर आपके आसपास अगर आप ऐसी स्त्रियों को देख रहे हो जो तनाव महसूस कर रही है, जो डिप्रेशन महसूस कर रही है, जिनकी नॉर्मल लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्फंक्शन क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज शी इज नॉट फीलिंग वेल, तो उसके लिए इमीडिएटली आप हेल्प प्रोवाइड कीजिए. साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के साथ इमीडिएटली आप कंसल्ट कीजिए. और ये चीज होना स्वाभाविक है, ये प्रिवेंट नहीं की जा सकती, बट उसके लिए आप सावध रह सकते हो, उसके लिए आप अलर्ट रह सकते हो. एंड द अर्ली यू कैन रिसीव हेल्प, द बेटर यू विल फील सूनर. हम जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं या जब उनके सामने मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस या डिप्रेशन जैसे टर्म्स आते हैं तो उनका बस एक ही रिएक्शन होता है कि डिप्रेशन क्या होता है, हमारे जमाने में तो नहीं होता था डिप्रेशन, ये सब ना तुम आजकल के बच्चों को ही होता है, ये तुमने सब नया नया निकाला हुआ है. और डिप्रेशन कहाँ से, मतलब क्यों हो रहा है तुम्हें? मेंटली अगर स्ट्रांग रहोगे तो नहीं होगा ना डिप्रेशन. हमारी जो ओल्डर जनरेशन है, एल्डर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या कोई भी रिलेटिव्स हैं, उन्हें हम कैसे एजुकेट करें इस बारे में कि डिप्रेशन जो है वो रियल है, होता है, हमेशा से होता आ रहा है और इसकी ट्रीटमेंट क्योंकि आज की डेट में इजीली अवेलेबल है तो हमें लेनी चाहिए और ठीक हो जाना चाहिए. पहले के ज़माने में जब भी किसी को चोट लगती थी या खून निकलता था तब हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते थे. पर जब भी कोई ऐसी बात होती थी जिससे मन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुँचे, जैसे किसी रिश्तेदार की मौत हो जाना या किसी दोस्त से झगड़ा हो जाना, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा घबराहट, बेचैनी या उदासी होती थी और उसे हम नज़रअंदाज किया करते थे. सच तो ये है कि डिप्रेशन पहले भी हुआ करता था, पर लोगों को पता नहीं था कि इसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी कहा जाता है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें डिप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है वो है शेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग आवर फीलिंग्स टू आवर लव्ड वन और अ फ्रेंड, जो कि पहले के ज़माने में बहुत ही आसान हुआ करता था क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते थे. पर अभी ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते और बहुत ही ज़्यादा काम में व्यस्त हो गए हैं. इसी वजह से फैमिली टाइम भी बहुत कम मिल रहा है. और जहाँ तक काम या पैसे कमाने की बात करें तो पहले के ज़माने में भी हमारे दादा परदादाओं ने अपना बिजनेस बहुत ही मुश्किल से स्टार्ट किया था, पर हम अगर उसे इस ज़माने से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गई है और इसी वजह से अभी मेंटल हेल्थ की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं. तीसरी चीज़ है एजुकेशन सिस्टम. पहले ये माना जाता था कि काम और पैसे कमाना सिर्फ लड़कों का काम होता है और लड़कियों का काम सिर्फ होता है घर संभालना. पर ज़माने के साथ साथ साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि लड़कियां भी लड़कों जितनी ही काबिलियत है. और एजुकेशन सिस्टम की तरक्की के साथ साथ मेंटल हेल्थ की समझ और उसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है. तो इस तरह से हम अपने बुजुर्गों को समझा सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान को डिप्रेशन है, उन्हें पता है और वो ट्रीटमेंट भी लेना चाह रहे हैं, मगर उनके पास उतने शायद पैसे नहीं होते या वो उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो ट्रीटमेंट्स अफोर्ड कर पाएँ. तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई ऐसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं या कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि ऐसी सर्विसेज उन पेशेंट्स को फ्री में या मिनिमल चार्जेस पर प्रोवाइड करती हैं? I completely empathize when people say कि they want to go for therapy but they probably don't have enough financial funds or the resources to reach out to someone. So in such cases there are 3 things that you could do. First one is government hospitals.
एज अ फील्ड साइकोलॉजी इज़ नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया, जिसकी वजह से काफ़ी मोस्ट हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट के लिए कोई पोजीशन नहीं है. बट some hospitals, so personally I have worked at JJ Hospital. I was an intern there. So there are these government hospitals where people, highly trained professionals, can administer therapy and testing at a subsidized price. So that's one place where you could go. Another is, now this is something that is kind of a controversial subject in the field, but there are definitely psychologists who are in the position where they can afford to administer free therapy, and once in a while वो लोग pro bono cases करते हैं. That means they administer therapy for free. So if you are in a situation where you can genuinely not afford therapy, you can reach out to someone, and अगर वो psychologist भी उस position में है कि वो शायद agree करे pro bono case के लिए, तो that is another thing that could happen. And third is there I have a list of organizations and online portals जो फ्री में या काफ़ी सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में लोगों की हेल्प करते हैं. मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो वहाँ पे काम करते हैं, दे आर ऑल्सो क्वाइट ट्रेन्ड एंड वेल क्वालिफाइड. तो I will request Preeta to either post the list under this video or post it on her story or somewhere so that you can reach out to them. सुना है कि कई स्कूल्स में उनके खुद के साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि स्कूल आवर्स में स्कूल में अवेलेबल होते हैं, ताकि अगर बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर उनको कुछ ऐसे फील हो रहा है, तो वो जाकर अपने थेरेपिस्ट से या अपने स्कूल के साइकोलॉजिस्ट से जाकर बात कर सकते हैं. तो ऐसा अगर हर स्कूल करे तो कितना बेहतर रहेगा, और ये होना ही चाहिए. इससे बच्चों को कितनी हेल्प होगी, इस पर आपका क्या कहना है? काउंसलर्स का स्कूल में होना बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है. स्कूल काउंसलर्स सिर्फ एकेडमिक सक्सेस पर ही नहीं, पर इमोशनल और मेंटल वेलबींग पर भी फोकस करते हैं. स्कूल काउंसलर्स एक वेलकमिंग और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां पर स्टूडेंट्स अपने कोई भी प्रॉब्लम्स ओपनली डिस्कस कर पाए. फॉर एग्जांपल, स्कूल लाइफ में स्टूडेंट्स की बॉडी में बहुत से फिजिकल चेंजेस आते हैं जो कि इमोशनल और सोशल चेंजेस को भी बढ़ावा देते हैं, और स्टूडेंट्स के मन में बहुत से विचार आते हैं. तो ऐसे केसेस में स्कूल काउंसलर्स बच्चों को अपने इमोशंस मैनेज और हैंडल करने में मदद कर सकते हैं. स्कूल में तो एकेडमिक प्रेशर होता ही है, तो ऐसे केसेस में स्कूल काउंसलर्स बच्चों को स्टडी टिप्स या टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी दे सकते हैं. स्कूल काउंसलर्स करियर काउंसलिंग के थ्रू करियर चॉइस में भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं. तो स्कूल काउंसलर्स स्टूडेंट्स को लाइफ आफ्टर स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि स्टूडेंट्स चुनौतियों का डटकर सामना कर पाए. स्कूल काउंसलर्स सिर्फ स्टूडेंट्स की ही नहीं, पर पेरेंट्स और टीचर्स को भी सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पर कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बच्चों को होता है, तो उन्हें स्पेशल नीड्स होती है और स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि रेमेडियल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी. तो ऐसे केसेस में स्कूल काउंसलर्स पेरेंट्स और टीचर्स को गाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं. साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से पहले ऐसे कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जो एक डिप्रेस्ड पर्सन या कोई मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, ऐसा व्यक्ति उसे इस्तेमाल कर सकता है? या जैसे कि लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग जर्नल्स मेंटेन करते हैं, डायरीज लिखते हैं, और सुना है कि इन सारी चीज़ों से जो है हम हमारी मेंटल हेल्थ को चेक में रख सकते हैं. आपका इस पर क्या कहना है? ये बहुत ही अहम बात है कि जैसे हम हमारी फिजिकल हेल्थ का ख्याल करते हैं, वैसे ही हम हमारी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल करें. हर एक के तरीके अलग हो सकते हैं. कई लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग हॉबीज फॉलो करते हैं, तो कुछ लोग योग करते हैं, कुछ लोग जर्नल लिखते हैं. सारी चीजें एब्सोल्युटली वैलिड है. उसके पीछे जो समझने लायक बात है वो ये है कि हमें कहीं ना कहीं, अगर हम ये बिलीफ से इन्फ्लुएंस्ड है कि हमें कुछ मिल जाए तो हम अच्छा महसूस करेंगे, तो द ट्रूथ इज कि हमारे अंदर की खुशी जो है वो उससे भी ज्यादा अहम होती है. मीनिंग, having resources is not so important, but being resourceful from within is very important. तो जो भी चीज करने से आप अंदर से अच्छा महसूस करो, अंदर से रिलैक्स्ड महसूस करो, और उसके साथ साथ आप अपनी शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग कर सको,
जी सको, खुश रह सको, खुशियां बांट सको, वो सब चीजें करने से हम हमारी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। आज हमारा देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन है, ये पैंडेमिक है, तो कई सारे लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो अचानक से बदल चुकी है। सबको अपने घर पर रहना पड़ रहा है। लोगों के जो प्लान्स थे वो इस साल के सारे कैंसिल हो चुके हैं। उन्हें पता नहीं है कि ऐसी सिचुएशंस में क्या किया जाता है, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इस समय में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से अपने आप को मेंटली फिट रखना चाहिए? कोरोना वायरस कोविड-19 ये पैंडेमिक की वजह से वर्ल्ड वाइड कई जगहों पे लॉकडाउन चालू है। लॉकडाउन की ये सिचुएशन हमें से किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा कि हमारे घर में ही बंद हो जाएंगे, सारा काम बंद हो जाएगा और बच्चों की स्कूल बंद हो जाएगी, एजुकेशन बंद हो जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये सारी सिचुएशन बिकॉज ऑफ इट्स अनसर्टेनिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफी स्ट्रेसफुल प्रूव हो सकती है। जब भी आपको स्ट्रेस या एंजाइटी होती है तो बहुत ही नेसेसरी है कि आप ये बातें आपके फैमिली मेम्बर या लव्ड वन से शेयर करिए। आप खुद को अकेला मत कीजिए। If it seems like things are getting too much for you to handle by yourself, please reach out to a professional. As mental health professionals हम भी समझ सकते हैं कि आप फिज़िकली हमें आके नहीं मिल सकते, इसलिए pretty much every professional I know अभी ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो अगर आपको लगता है कि you really want to speak to someone or you really want to take care of your mental health, please reach out to a professional because they will be able to help you in ways that you may not be able to help yourself sometimes. हम सबको ये बात की चिंता कहीं ना कहीं महसूस हो रही है कि हम इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे, और कभी कभार ये चिंता एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस से बढ़कर सिम्टोमेटिक हो जाती है, जहाँ पे हमें छाती में धड़धड़ महसूस होना या फिर चिंता ही महसूस होना, दूसरी कोई बातों का ध्यान न आना, कोई चीज़ों पे मन न लगना, सिर्फ चिंता ही चिंता महसूस होना। ये कुछ भी अगर हो रहा है तो आपको इमीडिएटली अपने साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। फर्स्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज स्टे कनेक्टेड। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या घूमने नहीं जा सकते हैं। हमारे सोशल इंटरैक्शंस बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड हो गए हैं, इसलिए हमें फ्रेंड्स और फैमिली के टच में रहना चाहिए थ्रू फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स एंड सोशल मीडिया। ज़रूरी नहीं है कि लोगों के अच्छे सोशल मीडिया पोस्ट्स देखकर मुझे भी ऐसे ही फील करना चाहिए। जब हम ये एक्सेप्टेंस लाते हैं तभी ही हम उन चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल होता है। I can be in control of what I can be in control of. I can choose to be in control of what I can be in control of. क्योंकि हर चीज़ मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो मैं डेफिनेटली कर पाऊंगा। तो मेरे पड़ोस में कितने केसेस है, मेरे सिटी में कितने केसेस है, आई कांट हैंडल, बट आई कैन टेक प्रिकॉशन इज समथिंग विच इज इन माई हैंड्स। तो मुझे कंटिन्यूसली हाथ धोते रहना है, 20 सेकेंड्स तक हाथ धोने हैं, इधर उधर छूने के बाद अपने चेहरे को या नोज को या माउथ को छूना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये सब मेरे हाथ में। We must limit our exposure to news and media. हम जितना कोविड-19 आउटब्रेक के बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे उतना ही हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए हमें दिन में एक टाइम सेट करना चाहिए जिधर हम न्यूज़ पढ़ें या देखें। कि हम ये बिल्कुल समझ लें कि हमारा मन हमेशा हमें पास्ट की दुखी घटनाओं को याद दिलाता है या तो फिर फ्यूचर की चिंताएं देता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि हम हमारे मन को फिर से रीओरिएंट करके राइट नाउ राइट हियर ये क्षण में लेके आए, क्योंकि ये क्षण में अगर हम जिंदा है तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर पाएंगे ताकि हम हमारे अपने आप को ये क्षण में स्टेबिलाईज कर पाए। नंबर 1 इज़ मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। एंड मुझे पता है ये सुन के everybody gets a little intimidated कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं meditate नहीं कर सकती, my mind is too restless. But I would say that if you're scared to sit with your own thoughts, there are lots and lots of guided meditations that help you visualize, and at the end of the day meditation is something that helps you have clarity about situations, and it's just the time that you give to yourself through the course of the day, which is extremely important. मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना हमारा मन शांत होगा, जितना हमारा मन काम होगा, रिलैक्स्ड होगा, उतनी ही हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, और जितनी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी उतना ही हम ये वायरस से लड़ पाएंगे। तो बेसिकली
it is very important to remember that I can learn to deal with this situation. And sooner or later, this is a pandemic and it is going to end. Let's remember that. थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर की. हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज शेयर दिस वीडियो. यू कैन सेव अ लाइफ. थैंक यू.